वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई होगी और आप सेहत में भी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज भी हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद थोड़ा सा संजीदा है, मगर हम इसे एक दिलचस्प अंदाज में देखेंगे। मौजू है कि शहरी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का शऊर क्यों ज़रूरी है, और ये कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें ख़ुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा दरअसल हमारे रवैयों का अक्स होता है। अगर हम अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी से अदा करेंगे तो यकीन करें कि हमारा शहर, हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। मगर ज़िम्मेदारी है क्या हमारी? क्या ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये है कि अपने काम कैसे संभालने हैं, अपना घर कैसे चलाना है, या इसका मतलब कि एक शहरी के लिए इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है? याद रखें कि जिस ज़िम्मेदारी सिर्फ टैक्सेस देना या फिर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने का नाम नहीं होता है। ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक ओवरऑल रवैया होता है हमारा। इसीलिए रवैये में ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत ज़रूरी होता है। सच ही कहते हैं कि ये जो ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले अफराद ही हैं जो मुआशरती तरक्की की वजह भी बनते हैं। आज अगर हम तरक्की में पीछे हैं ना, तो इसके पीछे यही बड़ी वजह है कि हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह के उसे होना चाहिए था। आप ज़रा रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पर गौर करें तो ख़ुद ही आज समझ जाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपना कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। हम ख़ास तौर पे ये ध्यान रखते हैं कि जब कोई ना हो तब हम अपना कचरा बाहर फेंकें। हालांकि माहौल की सफाई हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम गाड़ी से भी बाहर फेंक देते हैं, हम सफ़र पर जा रहे होते हैं, सड़कों पर हम बाहर फेंक देते हैं, मगर जानते बूझते भी हम लोग ऐसा करते हैं। अगर सड़क पर देखें तो अब तक भी ऐसे कितने लोग होंगे जो सिग्नल्स पर नहीं रुकते हैं। बहुत से लोगों की तो आदत ये है कि अगर पुलिस वार्डन्स कोई नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर, तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी भी कानून की पासदारी करते हो। और ये सब इसी वजह से है कि जनाब ज़िम्मेदारी और एक बावकार शहरी होने का एहसास हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है। कम होता जा रहा है हमारे अंदर से वो एहसास। आप खुद सोचें कि अगर हमारा ये रवैया ही बदल जाए तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है हमारे मुआशरे के अंदर। इससे ना सिर्फ हादसात कम होंगे बल्कि हर किसी के वक्त की भी बचत होगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इस अखलाकी और समाजी तरक्की के सफ़र में कामयाब कैसे बनेंगे, कैसे कौमी रवैये में हम लोग बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे इसके ऊपर काम होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप आज ही से शुरू कर दें, आज ही से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले ये कि दूसरों के साथ हमेशा ना इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए। अपने हकूक़ के साथ साथ हमने दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखना है। अच्छी तालीम हासिल करनी है इस दौर में भी, और तालीम को महज हमने मार्क्स या फिर नंबर्स तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि उसे अपने अंदर उतारना है, उससे फैज़याब होना है। माना है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि हम उन चैलेंजेस से निमट सकते हैं। अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर दें तो बहुत से मसाइल की जड़ से उसे उखाड़ सकते हैं। तो ये मसाइल हमारी अपनी वजह से ही होते हैं। ये जो माशरे में सारे मसाइल हैं ये हमारे ही पैदा किए हुए हैं, और अगर इनका हल भी हमने निकालना है तो वो हल भी हमने ख़ुद ही उसका तलाश करना है। हम ही सुधरेंगे, हमारे ही रवैये तब्दील होंगे तो ये मसाइल भी सही डगर पर चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम ही दुरुस्त नहीं हैं, हमारी ही कह लें कि डगर दुरुस्त नहीं है, रास्ता दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये मसाइल, ये मुश्किलात, ये मुसीबतें तो यूं ही आती जाएंगी हमारे रास्तों के अंदर। फिर हम किसी से गिला नहीं कर सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट से और ना ही किसी और से, बिकॉज़ ये हम सबका मिलकर किया धरा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर ये माहौल की सूरत में, स्मॉग की सूरत में, ये सारी चीज़ें ये हमारी अपनी ही किए धरे हैं जो हम देख रहे हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे, अभी भी हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे, तो आने वाले सालों में ये चीज़ें और ज़्यादा वर्स्टन हो जाएंगी, और जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको इससे जूझना पड़ेगा। वो फिर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि हमारे जो
पेरेंट्स थे या हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो क्या हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ के हवाले से भी सोचना चाहिए कि अपने रवैयों को हमने तब्दील किस तरह करना है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर कुछ इदारों की ख़बर ले लेते हैं कि आजकल हमारे जो इदारे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। कहीं ये जो सर्दियां आ गई हैं तो ख्वाब खरगोश के मज़े तो नहीं ले रहे हैं। तो इस हवाले से हमने बात करनी है ख़ास तौर पर वासा की, कि जनाब जितने भी तरक्याती काम हैं उसमें वासा किस तरह काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की भी ख़बर आ रही है। तो इस हवाले से मज़ीद मामलात पर नज़र डालनी है। इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन से हमने रब्ता किया है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ज़ैन, बताइएगा ये जो तरक्याती काम चल रहे हैं शहर लाहौर में, इनकी क्या अपडेट्स हैं और वासा की इसमें क्या कह लें कि परफॉर्मेंस है? शुक्रिया मुनीबा। ये नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया, अब उस बजट को पास हुए 6 माह का वक्त गुजर चुका है और इस माली साल को 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए जो बजट मंजूर किया गया था उसमें किसी एक भी मंसूबे का आगाज नहीं हो सका। मजमूई तौर पर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए कुल 93 अरब 93 बिलियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया और नवंबर 2026 तक इन तमाम मंसूबाजात को मुकम्मल किया जाना था। रवा माली साल में अभी रिसेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा की तरफ से इनके टेंडर्स का भी इजरा कर दिया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी तक इन मंसूबाजात के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। बजट में मंसूबे पास कर दिए जाते हैं, उनका बवेला भी मचा दिया जाता है, लेकिन फंड्स का इजरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो मंसूबाजात हैं वो शुरू नहीं हो पाते। अब जो गेस्ट्रो पीरियड है, जो टाइम लाइन है, उसके मुताबिक नवंबर 2026 में इन मंसूबाजात को मुकम्मल करना है, लेकिन अभी तक ये नवंबर 2024 चल रहा है। अब अगले 2 सालों में ये मंसूबाजात मुकम्मल नहीं होंगे तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या उनकी लागत में इजाफा हो रहा है। बुनियादी तौर पर तो लाहौर की 2 लाख गलियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें वासा को और MCL को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। इन 2 लाख गलियों की निशानदेही भी कर ली गई, उनके टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। अब MCL और वासा की तरफ से महकमा हाउसिंग को और महकमा खजाना को ये लेटर लिखे जा रहे हैं कि जो फंड्स हैं उनका इजरा किया जाए। पहले 4000 मिलियन रुपए जारी करने के जो लेटर है वो जारी किया गया, अब 8000 मिलियन जारी करने का लेटर भेजा गया, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसमें एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसका बार बार हम जिक्र कर चुके हैं कि लाहौर की बोसीदा और खतरनाक लाइनों की तब्दीली। अब वो लाइनें जो बार बार टूट चुकी हैं, वहां पर शिकाफ पड़ चुके हैं, ये भी उस लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा था। जिसमें सरे फहरिस्त शौकत खानम वाली लाइन है, इसकी तब्दीली के लिए भी जो फंड्स हैं वो मुख्तस करने की इस्तदा की गई थी, लेकिन वो भी जारी नहीं हो सके। अभी रिसेंट लास्ट वीक में जो हसन बसरी रोड है, ये टाउनशिप का एरिया है, वहाँ पर भी एक ही लाइन पर ये 3 से 4 शिकाफ पड़ चुके हैं। अब वो उस सड़क को भी जुज़वी तौर पे बंद कर दिया गया, लेकिन लाइन तब्दील करने के लिए ये भी एक मामला सामने आया था कि महकमा खजाना पंजाब ने रवा साल वासा को किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए, मेगा तरक्याती स्कीम के लिए पैसे नहीं दिए हैं, फंड्स नहीं दिए हैं। तो ये सिर्फ वासा को नहीं मिले हैं या तमाम तर जितने भी इदारे हैं उनको नहीं मिले हैं, या ये करम नवाज़ी सिर्फ वासा के लिए ही है? देखें, कुछ तो मेगा प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से इस वक्त जारी हैं, जिसमें नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल का मंसूबा, उस पर काम जारी है, उनको फंड्स जारी हो रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ITCT मंसूबा है, वो कुछ ऑन सोर्स है, कुछ हुकूमत उसकी तरफ उसके लिए पैसे दे रही है। इसी तरह सेलिस्टिया टावर है, CNW के मंसूबा जाते हैं, कुछ सड़कों के मंसूबा जाते हैं, फंड्स तो जारी हो रहे हैं, लेकिन
हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं अब वो कुछ लाहौर की तरफ नजर नहीं आ रही। देखा जाए तो ये हुकूमत मई में मार्च वजूद में आई, ये मई में हुकूमत बनी, उसके बाद अब नवंबर आ चुका है। लाहौर में किसी भी नई सड़क की तमीर, किसी भी नए अंडरपास और फ्लाईओवर की तमीर का काम शुरू नहीं हुआ। चलें हम बजट दस्तावेजात देख लेते हैं, तो वो तो बजट दस्तावेजात कहती हैं कि ये अनअप्रूव्ड स्कीम्स हैं। जो अप्रूव्ड स्कीम्स हैं जिनको मंजूर किया गया है, ये जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमें, खा वो वासा की हो या MCL की हो, उसके तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। इस वजह से ये जो तरक्याती काम हैं जो कि चल रहे हैं और यहाँ तो वो अब सुस्त रवि का शिकार है, या कुछ ऐसे तरक्याती काम है जो बिल्कुल ही बंद होकर पड़े हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। वासा की में क्या क्या तब्दीलियाँ चल रही हैं या उनको फ़ंड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, उस पर भी हमने बात की है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताएं कि सर्दियों में चिलब्लेन्स या जिसे पर्नियों के नाम से भी जाना जाता है, ये जिल्द पर छोटे खारिश ज़दा सुर्ख धब्बों के तौर पर ज़ाहिर होते हैं और जो अक्सर आप देखते होंगे कि उंगलियों, कानों और नाक जैसे जिस्मानी हिस्सों पर ज़ाहिर होते हैं। अब ये तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं और अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो फिर ये छालों और अल्सर की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह की जो जिस्मानी हालत है ये बुनियादी तौर पर सर्दी के महीनों में देखी जाती है, जब लोग अचानक मौसम की तब्दीली का शिकार होते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है या वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये है क्या, इन्फेक्शन है, बीमारी है या क्या कह सकते हैं इसको? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि जनाब ये चिलब्लेन्स या जिसे पर्नियों कहा जाता है ये है क्या। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, ये बताएं ये क्या है चिलब्लेन्स या फिर पर्नियों? ये मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ये है क्या? चिलब्लेन्स बेसिकली एक ऐसी हमें से बीमारी तो नहीं कहूँगी बिकॉज ये सीजनल होती है। ये सीजनल होती है। मोस्टली ये सर्दियों में लोगों को होती है। अच्छा। या कोई हम किसी गर्म इलाके से अगर सर्दियों की तरफ चले जाएं, ठंडे इलाके की तरफ चले जाएं तो ये होता है। बेसिकली ये होती क्यों है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, ख़ास तौर पे उंगलियां हाथों की और पाँवों की, इनके जो एंड्स होते हैं यहाँ पर हमारी बहुत बारीक ब्लड सप्लाई होती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी सुकड़ना शुरू हो जाती है। नॉर्मली भी आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर हमारी स्किन जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है। तो अंदर की जो वेन्स हैं ये सब में नहीं होता, किसी किसी में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो टिप्स होती हैं पाँवों की या हाथों की, उनकी अंदर की वेन्स सुकड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सम टाइम कुछ कैपिलरीज यानी कि बारीक वेन्स फट भी जाती हैं और वो फिर अंदर रेडनेस ज़्यादा करवा देती हैं। और अगर फटती नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा सुकड़ जाती हैं कि उस तरफ ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से जो आपकी टिप्स होती हैं फिंगर्स की, पाँवों की, मोस्टली किसी किसी को नोज़ पे भी हो जाता है, ये टिप ऑफ द नोज़, कानों पर भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करते हैं वो हाथों और पाँवों की तकलीफ से होते हैं। स्वेलिंग शुरू हो जाती है क्योंकि जब ब्लड सप्लाई कम है तो वहाँ स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी पेशेंट को। तो पेशेंट हमारे पास मोस्टली कंप्लेन से आता है कि जी मुझे इन जगहों पर स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है और तकलीफ हो रही है। मतलब ये सिर्फ टिप्स के ऊपर होता है, ये पैरों और जो हाथों की टिप्स हैं, उंगलियों की, उसके ऊपर होगा। बिल्कुल ऐसे नोज टिप पर होगी, एयर लोब्स पर होगी, यानी कि ये एंडिंग्स पर होती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है और सर्दी होने की वजह से वो मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह बस यही है कि जी वहाँ की जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा बारीक हैं, बिल्कुल ऐसे, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं, यानी कि किसी ठंडे उसमें जाते हैं, वहाँ फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। एग्जैक्टली। उसका भी बेसिकली यही कॉज होता है कि अल्टीमेटली जब वो बहुत ज्यादा ठंड को एक्सपोज होते हैं तो उनका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है बहुत ज्यादा, और आपने देखा होगा उनकी फिंगर्स यानी कि वो इतनी ज्यादा ब्लू हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है और बहुत सारे लोगों की फिंगर्स को काटना भी पड़ जाता है, इतना वहाँ ब्लड सप्लाई खत्म होकर वहाँ का सेल जो है वो डेड हो जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम इलाज काफ़ी हद तक घर में कर सकते हैं। आप घर में कैसे करेंगे इसके कुछ एहतियात होता है। जिन लोगों को पता है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है, उन्होंने ख़ास तौर पे एहतियात ये करनी है कि जब वो जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है तो अपने हाथों और पैरों को गर्म चीज़ों से कवर करें। सही, जैसे हाथों में दस्ताने पहने,
पाँवों में सॉक्स पहने, कॉटन के खास तौर पे आपने कोशिश करना है कि यूज़ करने हैं, ताकि उसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं या जो आपके पाँव हैं वो काफ़ी हद तक गर्म रह सके। अच्छा, ठीक और है। उनमें कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरा टेक्सचर यूज़ करते हैं, फिर वो उसकी एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप कॉटन के सॉक्स या दस्ताने यूज़ करेंगे तो उससे आपको एलर्जीज नहीं होंगी, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है अपने आप को। ऑलिव ऑयल लेके, आलमंड ऑयल लेके, ऑलिव ऑयल का तरीका ये होता है कि ऑलिव ऑयल को नीम गर्म करें और फिर अपनी फिंगर्स को हल्के हल्के मसाज कर दें। हाँ, ठीक है, वो कर सकते हैं। कैलेमाइन लोशन बहुत इजीली अवेलेबल होता है ओवर द काउंटर, आप उसे लेके अपनी फिंगर टिप्स पे या अपने पाँवों पे मसाज कर सकते हैं। अच्छा। आपने नीम गर्म पानी करना है रात में, जब भी आप अपने काम से फारिग होते हैं उसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है और नीम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए अपनी फिंगर्स को आप डिप करके रखें। ओके, कि वो जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए। वो भी होता है। दूसरा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन बहाल होगी तो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसका इलाज बहुत वर्स कंडीशन में आप हमारे पास आएँ, बट इसका इलाज पहली ऐसी बीमारी है जो मैं बता रही हूँ कि घर बैठ के कंप्लीटली कर सकते हैं। अच्छा, घर में जो सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके तैयार करके ये कर सकते हैं इसका इलाज। लेकिन अगर इन सबसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें फिर हमें ये होता है कि हम लोग कुछ मेडिकेशंस देते हैं ऐसी जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती हैं, जो आपकी जो वेन्स हैं उनको डायलेट कर देती हैं। वो फिर हमारे पास एक हल होता है। अदरवाइज अगर आप घर में ही इन चीज़ों से एहतियात करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको चिलब्लेन से या पर्नियों से निजात मिल सकती है। लेकिन ये सीजनल होता है, आप इससे कंप्लीटली निजात नहीं हासिल कर सकते। जब भी वेदर चेंज होगा, हर सीजन में आएगा, मतलब एक दफा हो गया तो ये हर सीजन में आपको आ सकता है, आ सकता है, आपको आ सकता है बिल्कुल। इसीलिए जैसे ही वेदर चेंज हो और जो लोग इसका शिकार होते हैं खास तौर पे उनके लिए मेरा यही खास तौर पे हिदायत है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वार्म रखें। जितना वार्म रखेंगे उतना ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। और खास तौर पे सिर्फ यहाँ पे नहीं, जो मतलब लोग यहाँ से अगर नॉर्दर्न में जा रहे हैं वहाँ पे भी सर्दी है तो उनको वहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल, जहाँ भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर नीचे जाएगा, फौरन ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी। सही। और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो अल्टीमेटली आपको ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर आप इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम पहले से होती रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ना होती हो तो फिर कभी भी नहीं होगी। समटाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्म इलाकों से उठ के ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, तब उन्हें पहली बार स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर वक्त एक जैसी बाहर की एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उस काबिल नहीं रहता हर वक्त आप एक जैसा टेम्परेचर फेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने यही एहतियात करनी कि ज़रा सा आपको ज़्यादा रेडनेस फील हो, कुछ स्वेलिंग फील हो, इन्फ्लेमेशन फील हो, एक तो ये गर्म पानी वाला टोटका आप घर में रह के करें, दूसरा मॉइस्चराइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब भी मॉइस्चराइज करें आपने इन टिप्स को खास तौर पे मसाज करना है। लेकिन वो मसाज इतना डीप नहीं होना चाहिए कि आप खुद अपनी वेन्स को डैमेज कर दें। एक आपने सर्कुलेशन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई होगी। आपने सर्कुलेशन, मैं जिस तरह से ये बता रही हूँ, आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अच्छा, जब भी कभी इस एरिया का मसाज करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, देन आपने सर्कुलर मूवमेंट करनी है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी ब्लड सप्लाई बहाल हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई बहाल होगी तो आप इस प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि अगर आपने अपने आप को वार्म कर लिया, और ये वाली जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं, इसे अगर आप घर में रह के कर लें तो काफी हद तक इस प्रॉब्लम से। अच्छा, क्या ये उस वजह से भी, मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, ये क्या तब भी हो सकता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से बॉडी के पार्ट्स में नहीं जा रही है? एज सच डायरेक्टली तो हम इसे कोरिलेट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी का वीक होना हर चीज पे असरअंदाज होता है। ये इसको एग्जिजरेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, बट दिस इज नॉट द कॉज कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उसकी वजह से ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मोस्टली, बट ये उसको बढ़ा सकती है कि एक दफ़ा आप उस चीज़ के पहले से ही शिकार हैं और फिर आपकी इम्यूनिटी भी ऊपर से वीक हो जाती है, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा कर सकती है, और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, मेडिसिन वगैरह भी खा ली हैं, तो क्या मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गए हैं, या अगली सर्दियों में भी ये दोबारा हो जाएगा? हो सकता है अगली सर्दियों में, इसलिए हो सकता है बिकॉज एक दफ़ा अगर आपकी बॉडी एक चीज़ को एक्सपोज हुई है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन किसी चीज़ से मुतासिर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेन्स हैं वो बहुत पतली हैं, छोटी हैं, उस जगह पर
प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई इट पहुंच मींस कि नहीं रहा ये है। हर सर्दियों में आपको, अगर हर सर्दियों में आपने दवाइयाँ खानी है या एहतियात करनी है, अगर आप शुरू से एहतियात कर लेते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको दवाई खानी पड़े। दवाई तो बिल्कुल मैंने एक बताया ना कि ये एक एंड का सॉल्यूशन है कि अगर आपसे घर में इन चीजों को हल नहीं कर हो रहा है तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज ये होता है, और मेडिसिन की तरफ भी कोई बहुत ऐसी हार्मफुल मेडिसिन या कोई बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली मेडिसिन नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग हम देते हैं ये। और वो होती भी क्या है कि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहाल कर सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो आपकी जो वेन्स हैं उनको थोड़ा सा डायलेट कर देती है, क्योंकि सर्दी की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो वेजो डायलेटर जिन्हें हम कहते हैं, वेजल्स को डायलेट करने वाली, वो फॉर द टाइम बीइंग देते हैं। उससे पेशेंट काफी हद तक, लेकिन सिम्टोमेटिकली ट्रीट भी करना पड़ता है समटाइम पेशेंट को ना, क्योंकि इसमें हम समटाइम स्टेरॉइड भी देना पड़ जाता है। पेशेंट नहीं ट्रीट होता प्रॉपर्ली। ये जो छालों वाली सिचुएशन और अल्सर वाली सिचुएशन है, ये कब बनती है? ये तब बनती है जब आप घर में भी एहतियात नहीं कर रहे हैं, आपने काफी लंबा टर्म इस बीमारी को सफर कर लिया है, आप बहुत एंड में डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना कि यहाँ रप्चर भी हो जाती है, वेजल्स आपकी रप्चर होकर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अल्टीमेटली जब स्किन पर उस जगह से ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो वहाँ से स्किन फटना शुरू हो जाएगी, और फटेगी तो वहाँ जख्म बन सकते हैं। सो दिस वो कंडीशन लीड करती है कि वो छाले और अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक की तरफ आना पड़ता है, यानी लगाने वाली एंटीबायोटिक, लगाने वाला स्टीरॉइड, वो हमें देना पड़ता है। इसमें हम 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, ताकि वो इन्फ्लेमेशन जो सुपरफिशियली भी आ चुकी है, यानी स्किन को भी जिसने मुतासिर कर लिया है, हम उससे भी निजात हासिल कर सकें। तो खुदा ना खास्ता ऐसे तो नहीं हो जाता, जैसे हमने बात की कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है तो वो वहाँ पे बिल्कुल ही आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो आपको कभी ना कभी, मतलब ऐसी सिचुएशन में कि आपको काटनी भी पड़ जाती है ये बिल्कुल, तो इसमें ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती? हो सकती है, ये बिल्कुल एंड स्टेज की बात अगर हम करें तो। कि जो लोग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, कॉन्टीन्यूसली वो उसको सफ़र ही किए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आप इस चीज़ को केयर नहीं कर रहे हैं कि आपकी सेंसेशन भी लॉस हो रही है, यहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, जख्म भी बन रहे हैं, इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, आपने उस चीज़ को केयर नहीं किया आखिर तक, तो सम टाइम ऐसा हो भी सकता है। डायबिटिक पेशेंट में खास तौर पे इन चीज़ों को होता है कि डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में बिकॉज सेंसेशन ज़रा कम होती है, उन्हें पेन कम फील होता है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एंड स्टेज या वर्स्ट कंडीशन में होता है। ये वर्स्ट कंडीशन में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट मतलब अर्ली एज से ही हम उसे रिकवर कर लेते हैं। डॉक्टर कंवल, विंड बर्न क्या है? मतलब हवा से भी कोई चीज़ हमारी स्किन मतलब जल सकती है, बर्न हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। होता क्या है कि जब सर्दियों का मौसम आता है, ठंडी हवा चलती है। आपने देखा होगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हमने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, अगर हम अपनी नोज़ की बात करें और हम बाइक पे जा रहे हैं या किसी ऐसे जिसमें कॉन्टीन्यूसली हमें ठंडी हवा फेस करनी पड़ रही है, तो जिस तरह सर्दियों में गर्मियों में आपको सन बर्न होता है, इसी तरह सर्दियों में विंटर्स जब भी आती हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या जिनकी स्किन पहले से ही किसी स्किन डिजीज़ का शिकार होती है, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग अगर कभी भी इस ठंडी हवा को एक्सपोज होते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोज होते हैं, तो उनको उस ठंडी हवा से बर्न हो जाता है। वो बर्न कैसे होता है? सबसे पहले आपको वहाँ ओवर रेडनेस होगी, इचिंग शुरू होगी, ड्राइनेस होगी, और आपकी स्किन वहाँ से फटना शुरू हो जाएगी, और आपको उसी तरह से ब्लैक कलर के वो धब्बे पड़ सकते हैं जैसे स्किन जलने से पड़ते हैं। सो उसे हम विंड बर्न कहते हैं, जो कि ठंडी हवा से ज़्यादातर वो बर्निंग होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, खासतौर पे जो एक्जिमा के पेशेंट होते हैं, बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, ड्राई होती है बहुत ज़्यादा। कि हम लोग बाइक पर ऑफिस जा रहे थे या बाइक पे हम कोई काम करने जा रहे थे, तो जब हम लोग जगह पे पहुँचे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो हमें यहाँ पर सारा ब्लैक होना शुरू हो गया। उसका रीज़न यही होता है कि कॉन्टीन्यूसली काफ़ी दिन से वो एक्सपोज हो रहे होते हैं, बट इतना ध्यान नहीं किया। ऑल इन सडन फिर ऐसा होता है कि फाइनली जब आपकी स्किन उस ड्राइनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वहाँ से बर्न हो जाती है। अब उसका तरीका क्या है कि आपने बचना कैसे है उसको, उसके लिए वही एहतियात हैं सारी जो कि हम सन बर्न से बचने के लिए करते हैं। कि आपने अपने आप को कवर रखना है। आपको पता है कि आपकी स्किन ड्राइनेस का शिकार है बहुत ज़्यादा, आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, या कोई भी स्किन डिजीज़ को आप सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस मौसम के अंदर आपने जब भी शावर लेना है, आधा घंटा पहले आपने कोकोनट ऑयल लगा लेना है। ये एक एहतियात ज़रूरी होती है इसमें। अगर आप किसी भी स्किन डिजीज़ को सफ़र कर रहे हैं और ये कुछ एहतियात अपने घर में कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपने कोकोनट ऑयल आधा घंटा पहले लेके लगा के पूरी बॉडी पे, और आपने बहुत तेज़ गर्म पानी से शावर नहीं लेना। नीम गर्म पानी यूज़ करें, मतलब जितना उसमें ज़्यादा टेंडेंसी ठंडे की होगी आपके लिए बेहतर है। उसके बाद अभी आपकी बॉडी डैम्प होगी, यानी हल्की हल्की गीली हो शावर लेने के बाद,
तब आपने अपनी बॉडी पे जो भी आपकी पसंद का मॉइस्चराइजर वो है जो लगा आप घर लेना में है, यूज ठीक करते है, हैं उसे ओके। पूरी बॉडी पे लगा लें, लेकिन हल्की गीली बॉडी पे ही लगा लेना है। सही। तो उससे काफी हद तक आपकी बॉडी में मॉइस्चराइजर लॉक हो जाएगा। अगर आप गीली बॉडी पे लगाते हैं उसका फायदा ठीक ये है, होता है ठीक है। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी मतलब ये मॉइस्चराइजेशन को। डिहाइड्रेशन भी नहीं आपने बॉडी में होने देनी है, Exactly. उसको भी हाइड्रेट रखना है। डिफरेंट जो है ना वो आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, लिक्विड का इंटेक करना है। और मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आपका ये मसला है ना कि आपको विंड बर्न हो जाता है या आपकी सेंसिटिव है, तो आप ना हेलमेट पहने जब भी आप बाहर निकलें। आप खासतौर पर बाइक पर अगर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हेलमेट पहने। उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई प्रिकॉशनरी मेजर हो ही नहीं सकती। हेलमेट आपने फेस कवर किया, ग्लव्स पहन लिए, सॉक्स बिल्कुल। पहने, शूज पहने, तो एक्सपोज तो पार्ट वो सारे कवर हो आपका गए। बिल्कुल जो है ना ये मामला जो है ख़त्म हो जाएगा और आपको इस तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। तो ये था जनाब आज का टॉपिक, और किस तरह हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना है और इस तरह की एलर्जी से बचना है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ मज़ीद सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और आजकल क्योंकि पाकिस्तान में मोटापा एक वबा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया में मोटापे की शरह में 7वें नंबर पर आ रहा है। और दूसरा ये भी कि मोटापे से बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुतासर हो रही हैं कि उनमें ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ती है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। आपको हार्ट का मसला हो सकता है, आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, इसी के साथ जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सारे इंटरलिंक्ड है आपकी मोटापे से, ओबेसिटी से। एक जड़ है और उस कह ले कि उसकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। तो किस तरह इस मोटापे से हमने छुटकारा हासिल करना है। और ख़ास तौर पर आपको पता है कि मोटापे की वजह से फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं और उसका क्या हल हो सकता है। डिप्रेशन का शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है इस तमाम तर मामले में। तो ये सर्जरी है क्या, इसको किस तरह किया जाता है, इसमें जो सक्सेस रेट है वो कितना ज़्यादा है, इस पर हमने आज बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मुआज़ुल हसन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि बेरियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, 7वें नंबर पर हम आ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो मैंने बताया कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो भी लाहक हो जाती हैं सिर्फ मोटापे की वजह से, अगर हम मोटे हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या इस मोटापे से हम बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं आज के दौर में? आपको पता है कि पूरी दुनिया में, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तो हमने बड़ा काफ़ी डिस्कस किया हुआ है कि ओबेसिटी के बारे में जी। और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। आप देखते हो ओबेसिटी की वजह से मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। तो हमारे मुल्क में भी अनफॉर्चुनेटली आज से कुछ 7-8 साल पहले हम 22वें नंबर पे थे, फिर 8वें पे, अब 7वें में। तो अब जो रिसेंट अगर सर्वे, हम तो पहले जो 3-4 हैं उसमें आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। और जो शुगर है, शुगर भी बहुत ज़्यादा है। जो आगे जो फिगर्स हैं, जो 2040 के अंदर हर तीसरा बच्चा डायबिटिक होएगा। और इतनी ज़्यादा मोटापा, और ये क्यों? क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। लोग, आपको पता है कि ना एक्सरसाइज करते हैं, जंक लेते हैं फूड, और आपका फिज़ी ड्रिंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, खाया और सो गए, ठीक है। तो जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। कुछ डिजीज़ भी होती हैं, तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि यार ये बंदा कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई बंदा डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल एक्सरसाइज और उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि यार कोई और वजह तो नहीं है। थायराइड प्रॉब्लम्स हैं। थायराइड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप इवन डाइट भी कर रहे हो, आपका वेट आपका गेन हो रहा है। और दूसरा क्या इशू होता है, इवन आप बहुत ज़्यादा खा भी रहे हो तो आपका वेट कम हो रहा है। तो हाइपर भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। इस तरह कॉर्टिसोल होता है, वो भी एक हार्मोन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। वो आपके, वो कहते हैं ना हम बैक, इस तरह आपकी गर्दन दसी होती है, इधर स्ट्रायर्स होते हैं,
और आप कहते हैं लेमन ऑन अ मैच स्टिक, एक इतना बड़ा बंदा है और नीचे टांगें उसकी पतली सी हैं, इस तरह हो जाता है। फिर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा है कि आप उसकी लेप्टिन डिफिशिएंसी है। इतने बच्चे में पाकिस्तान में मतलब बच्चों जो हैं ओबेसिटी, वो मैं करता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पीड्स ओबेसिटी के अंदर भी है। तो मैंने मतलब हैवीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड भी किया हुआ है, हैवीएस्ट चाइल्ड इन पाकिस्तान में किया हुआ है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे, तो आपको सारा उसको, लोग थोड़ा घबराते हैं कि सबसे पहले आज हम लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज़ बैरिएट्रिक सर्जरी। जो बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है, बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव, एक होती है मैल एब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स किसी का साइज़ कम कर देना, जैसे गैस्ट्रिक स्लीव और गैस्ट्रिक बैंड है। बैंड अब ख़त्म हो गया है, बैंड ऑब्सलीट हो गया पूरी दुनिया में, जो लोग करते हैं इट्स क्रिमिनल टू पुट अ बैंड, जो पुराने वाला बैंड था। अब स्लीव है, स्लीव पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्लीव में देखा गया है कि अगर आप अपने आप का लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते और आपका वेट दोबारा बढ़ सकता है। अच्छा, आप स्लीव में क्या करते हो, 60 to 70% आप मैदा काट देते हो, अच्छा, और बाकी 20% रह जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वेट, किसी का कितना वेट है। 6 माह में आपका 60% एक्स्ट्रा वेट कम हो जाता है। सपोज किसी का 100 है, उसका अगर 60 चाहिए तो 40 हो गया ना उसका, जो कम ज़्यादा तो ये है। जो आप कह रहे हैं कि जो मैदा काट दिया जाता है 50 to 60% और 70%, तो ये क्या ये सेफ होता है या इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में? मसला ये है कि जैसे पहले गॉल ब्लैडर नहीं था, हाँ जी, पित्ते वो हर कोई कहता था, अब हर किसी ने शुरू कर दिए पित्ता करना। इसी तरह ही जो बैरिएट्रिक सर्जरी भी अब लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि यार ये कौन कर रहा है, ये सेफ़ है जिन जो एक्सपीरियंस्ड जो हैंड्स हैं। अनलेस यू आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेंड तो इसमें डिज़ास्टर हो सकता है, लीक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको मतलब इवन हमारे पास भी इस तरह हो सकता है, लेकिन आप जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उससे हैंडल कर लेते हैं, और बहुत कम होता है। वरना पेरिफेरी में आप हर को कहता है कि मैं बैरिएट्रिक सर्जन बनूं, लोग आते हैं 2 दिन आके देखा या महीना लगाया, आके खुद शुरू कर दिए, जिन बोर्ड लगा दिए। एक बंदा मेरे पास आया 1 दिन के लिए, शाम को मैंने देखा कि फेसबुक पे लगी मेरी तस्वीर और साथ लगा दी बैरिएट्रिक सर्जन थी, वो मेरे से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। अच्छा। तो वी आर ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल। पाकिस्तान आपको पता है हमने मेयो में भी वर्कशॉप की थी, तो और भी जगह में लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसका क्राइटेरिया है, हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 100 केसेस कर लो फिर आप शुरू करो। तो लोग जब मारते हैं जल्दी, तो ये लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑलवेज आप सर्च करो इस बंदे ने कितने किए हुए हैं, ये अभी यंग बंदा है, अभी ही नीड्स मोर ट्रेनिंग या क्या है। फिर जो दूसरा जो ऑपरेशन आ गया वो आ गया बाईपास, उसका नाम है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, और एक मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है MM, जिसको मैंने रखा है मास मॉडिफिकेशन और रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास। अब मिनी में क्या होता है कि अब हमने जब देखा कि स्लीव में लोग रीगेन कर रहे हैं आफ्टर लाइक 4-5 years, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो स्टमक इज लाइक अ बैग, तो स्टमक फूल जाता है, जो है ना वो उसका तो साइज अब बड़ा बहुत ज़्यादा रीडू सर्जरीज कर रहे हैं। यानी जिनकी स्लीव पहले हुई हैं, उन्होंने वेट अगर दोबारा गेन कर लिया है, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, पेशेंट का फैक्टर भी है, डॉक्टर का फैक्टर भी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइए डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लें कि इसका सर्वाइवल रेशो कितना है, क्योंकि बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो लिपोसक्शन कराते हैं या बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं तो उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं, कुछ लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। तो इसका सर्वाइवल रेशो क्या है, और जिनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या ऐसा मसला होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? होता ये है कि हमें ना बैकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, टर्शरी केयर, जहाँ का ICU भी हो, जहाँ आपके पल्मोनोलॉजिस्ट भी हो, जहाँ आपके पास एनेस्थीसिया वाले अच्छे हों। अगर मैं ऑपरेशन बहुत अच्छा कर लूँ, उसको एनेस्थीसिया सही नहीं मिला, क्योंकि 20 पेशेंट होते हैं, उनको बड़ा आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो ये क्राइटेरिया टर्शरी सेंटर होता है, मतलब वहाँ होने चाहिए, या जिनकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डायबिटीज़, तो फिर आप कोई ऐसे हॉस्पिटल में कर सकते हो। होता ये है कि पेशेंट फुली प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो आप उसको जंप करके आप उसको सर्जरी में ले गए और बाद में उसको चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोई निमोनिया हो गया, ब्लीडिंग हो गई, वो अमूमन ये होता है। मोस्टली अगर आपका पेशेंट प्रिपेयर्ड हो, आप उसको 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन, अगर किसी की हाइट अच्छी है, उसको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, तो फिर तो आप उसको लेके जा सकते हो 120-134 डायरेक्टली। लेकिन एक बंदा है जिसको डायबिटीज़ भी है, जिसको सांस का प्रॉब्लम है, तो उसको यू नीड टू प्रिपेयर। अगर आप अगर प्रिपेयर नहीं करते तो आप बताएं कोई भी काम करोगे तो उसमें फिर ये क्या होता है, खुदा न खास्ता क्लॉट आ सकता है लंग्स के अंदर, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। क्लॉट आया, पता ही नहीं चलता कि पेशेंट उठा और उस वक्त उसकी डेथ होगी।
हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास जो आपके एनेस्थेटिक अच्छे हो, आपकी टीम अच्छी हो, तो इवन पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी आप उसको भी ठीक, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। अगर एक कह लें कि किसी की डेथ हो जाती है, वरना लेस देन 1% है, ऐसी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो दूसरा मुझे बताएं कि ये जो शुगर के पेशेंट है, क्या वो ये बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हैं, और क्या उसके बाद उनकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? बिकॉज उनको तो बार बार भूख लगती है ना, आपको पता है, हर घंटे बाद उन्होंने कुछ ना कुछ खाना होता है, तो क्या उनके लिए ये वाली सर्जरी सेफ एंड साउंड है? अब सबसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है इस वक्त। अच्छा। क्योंकि ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी दुनिया में वाहिद चीज़, तरीका इलाज है जिससे शुगर ख़त्म हो सकती है। ओके। लेकिन उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, हर बंदे की शुगर नहीं ख़त्म हो सकती। अच्छा। जो टाइप 1 है, जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही, एक तो उसकी शुगर नहीं ख़त्म हो सकती। अगर वो चला जाए ऑपरेशन कराने, तो बेशक उसका जितना मर्जी वज़न भी हो और उसकी शुगर जितनी मर्जी हो, हम उसका ऑपरेशन करेंगे, वज़न तो कम हो जाएगा लेकिन शुगर नहीं खत्म होगी। जिसको जो टाइप 1 है, जिसमें इंसुलिन बन, जो टाइप 2 है, अब टाइप 2 में आप देख रहे हो कि कोई इतना बेड़ा गर्क हुआ टाइप 2 में कि आपका पैनक्रियास थक चुका है, आपकी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है बहुत ज़्यादा। अब उसमें उसको फ़ायदा होएगा, तो हमने BMI क्राइटेरिया रखा हुआ है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपके वेट और आपके हाइट की रेशो। नॉर्मल BMI 19 से 23 होता है, 25, 26, 27, 28 हो जाए हम कहते हैं जी ओवर वेट है, 30 हो जाए हम कहते हैं ओबीज है, 35 मॉर्बिड ओबीज है, 40 सुपर ओबीज। अब हमने क्राइटेरिया रखा है जिसका BMI 27.5 से ज़्यादा हो, बहुत हो गया, 27 लगा लो। अगर उससे उसका BMI ज़्यादा है, तो फीमेल जैसे जिसका वज़न 5 फुट है, जिसका वेट 70 है और वज़न कद उसकी हाइट 5 फीट है, तो उसका तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि BMI उसका 30 आ जाता है। तो BMI को आपने देखना है कि BMI जिसका 27 से नीचे हमें उसका ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है। आपने BMI को देखना है। दूसरा आपने सी पेप्टाइड कि उसका पैनक्रियास कितनी इंसुलिन बना रहा है, तो आपने देखना है कि अगर वो लेस देन 2 हो तो उसमें फ़ायदा नहीं है, 2 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप उसको करोगे। तो उन पैरामीटर्स पे आप करते हो। तो मैंने अब आपको पता है 10,000 से ज़्यादा मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ, और उसमें बहुत सारे डायबिटीज़ हैं, हज़ारों हैं, ठीक है, जिनकी शुगर खत्म हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं, दूसरा बांझपन का भी प्रॉब्लम आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मोटापा कहीं ना कहीं इसका भी एक लीडिंग कॉज हो सकता है। तो क्या अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली जाए तो क्या बांझपन का प्रॉब्लम हल हो सकता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा। PCOS जो है इसका हल ही है वेट लॉस। अच्छा। और मेरे, आप यकीन करें, इतने कपल्स हैं जिनके 15 साल से उनकी कोई इशू नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, और कुछ लोग हैं 6-7 कपल हैं 18 साल हो गए थे शादी को और उनका कोई औलाद नहीं थी। जब उनका वेट कम हुआ आफ्टर गेटिंग बैरियाट्रिक सर्जरी, तो उनके औलाद हो गई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों वेट कम करना है आपने। जब भी PCOS ने इतना ठीक नहीं होना जब तक आपका वेट कम नहीं होगा। तो वे ये ज़रा, अगर आप सब चीज़ों से थक गए हो तो इट्स वेरी सेफ, की होल सर्जरी है। अब तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें दोबारा वेट बढ़ने के चांसेस नहीं होते। अच्छा। आप आधे पौने घंटे का ऑपरेशन होता है और 2 दिन आपको रहना पड़ता है, उसके बाद आप चले जाते हैं। ये मामला भी ठीक हो सकते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा स्टक हो गया वेट, तो आप इस सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो बिलाल, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा काम किया जाता है या बात की जाती है, जी अद्वियात की किल्लत होगी, ये हो गया, वो हो गया, अद्वियात को पूरा किया जाए। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे कुछ आपको पता है थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं जो कि फोर्सफुली इस तरह के मामलात को कहते हैं कि जी हल किया जाए, गवर्नमेंट को मशवरे देते हैं, उनको बताते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इस तरह के इनिशिएटिव लें, फैसले लें। तो यहाँ पर भी नहीं ऐसा होना चाहिए, या अगर ऐसा है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता नहीं ना। अच्छा। अभी आप ये देखें कि माशाल्लाह 2 मिनिस्टर हैं, 2 सेक्रेटरीज हैं, फिर उसके बाद एक CM पंजाब ने अपना मशीरे से एडवाइज़र जनरल साहब को लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी चीज़ें जो कि तू हैं, कोई बेहतरी तो आ नहीं रही। मरीज़ों को तो कुछ नहीं मिल रहा। अभी भी अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, ऑपरेशन थिएटर्स अभी बंद है, रीवैम्पिंग अभी मुकम्मल नहीं हो सका। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। तो हम जब इन छोटी छोटी चीज़ों से निकलेंगे तो इन चीज़ों पे आएंगे ना। जैसे स्मोक था या क्लाइमेट चेंज थी, कभी इसको किसी ने अपना हॉट टॉपिक बनाया था, आज स्मोक से कितने लोग मुतासिर हुए, सबको नानी याद आई है। तो इस वजह से ये मोटापे की जो बात करें इतना अहम है कि इसने आपको हार्ट की डिजीज़, आपको किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, आपके हाइपरटेंशन, आपकी ये जिस ख़वातीन के मसाइल आप बता रही हैं, डिप्रेशन के मसाइल बता रही हैं, सारे इससे शुरू होते हैं। तो हमने इसको कितना लाइट और कितना हल्का, मतलब हम तो कहते हैं जी मोटापा इशू कोई नहीं, थोड़ा सा कोई
वो हो ना वो स्लिम या थीन, तो उसको लोग ताने देना शुरू कर देते, उसको हम लोग मसला समझते देते हैं। हाँ। हालांकि बीमारी वो है मोटापा है, हाँ। जिसको हम खाते पीते हम के उसको रहने का कहते हैं कह कि देते हैं ना। सेहतमंद है। हाँ, तो वो इशू है। हमें इन चीज़ों को अपने तर्ज अमल को भी बेहतर करना चाहिए, और मैं भी यही कहूँगा कि भाई लाइफस्टाइल को ज़रूर बेहतर करना चाहिए। हर बंदा कम से कम वॉक करें, या अपने, अब तो लोग हमने देखा ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन हमारी यहाँ पे बड़ी कम है, तो लोग सफ़र भी पैदल कम करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स ही थोड़ी सी चेंज कर लेना और एतदाल में रह के खाना शुरू कर दें और हल्की फुल्की सी वॉक कर लें, तो उससे ही आपका जो वेट है बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओबेसिटी के हवाले से दुनिया में हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आते जा रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हम पहले नंबर पर भी आ जाएंगे, जैसे हम स्मॉग में भी पहले नंबर पर आते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो एग्रीवेट करती जा रही है। तो इस हवाले से हमें खुद भी कुछ मेजरमेंट्स लेने हैं, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। डॉक्टर मुआजुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर शहर तजावुज़ात के नरगे से नहीं निकल सका है। तमाम रिपोर्ट्स में ये बात वाज़े हो चुकी है कि तजावुज़ात स्मॉग में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और तजावुज़ात ही ट्रैफिक जैम की भी एक बहुत बड़ी वजह है। और शहर के 23 मकामात तजावुज़ात के हॉट स्पॉट्स हैं, और मामलात सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए दावे वादे सब बेसूद हो चुके हैं। हुकूमत का जो साफ़ सुथरा पंजाब का नारा था वो भी ख्वाब शर्मिंदा, जो वो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, और शहर में जो गैर कानूनी पार्किंग साइट्स हैं उन्हें कब ख़त्म किया जाएगा, ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वो कब तक यूं ही बरकरार रहेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन किया जाएगा, कोई मुहिम चलाई जाएगी। और क्योंकि हम देखते हैं कोई भी बाज़ार ऐसा नहीं है, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें वो ठेले वाले नज़र ना आए, या कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ पर दुकान के बाहर कोई ठेला ना लगाया गया हो। तो पार्किंग साइट्स बनाई गई है, ख़ासतौर पर जो फुटपाथ है जहाँ पर पैदल चलने का जो कहा जाता है कि आप पैदल चलें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फुटपाथ के ऊपर पार्किंग लगाई जाएगी तो लोग कहाँ पैदल चलेंगे, हादसात का भी शिकार होते जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ है, और आप देख लें मॉल रोड पे चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, आपको हर जगह यही सूरत हाल नज़र आएगी। तो इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं क्या? और ये जो गैर कानून तजावुज़ात हैं इनको, इसका हल क्या है? इसको हल की तरफ किस तरह लेकर जाया जा सकता है, और किन किन इलाकों में ख़ास तौर पर ये तजावुज़ात की भरमार है, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, लाहौर में गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तजावुज़ात ना मौजूद हो। सबसे टॉप लिस्ट में कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? अच्छा, सिर्फ माल रोड क्लियर नज़र आता है अगर पोश इलाके देखे जाए। मेन माल रोड जहाँ से VIP मोमेंट्स होती हैं, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड जो है वो क्लियर नज़र आता है, कुछ बेहतर वो नज़र आता है, इसलिए क्योंकि वहाँ से अमीर लोगों ने गुजरना है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने गुजरना है, आपके सियासतदानों ने गुजरना है। और मोहतरमा साहबा जो वज़ीर आला साहबा, उनकी कोशिश बहुत है कि लाहौर को बेहतर किया जाए, आपका हुस्न बरकरार होगा लाहौर का। सड़कें जब तक क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक लाहौर खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। अच्छा, पोश इलाके तो हटके हो गए ना, चलो वो तो करना ही करना है, लेकिन जो साइडों के इलाके हैं, जितने माल के राइट और लेफ्ट जितने भी इलाके आप देख लें, मैं स्टेशन से शुरू हो जाता हूँ, लाहौर का रेलवे स्टेशन टू वर्ड आप सदर तक चले जाएं, सही, ठीक है, जोड़े पुल तक चले जाएं, ठीक, दोनों साइडों पे बंदा गुजर नहीं सकता, तजावुज़ात है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जितने दुकानदार हैं उन्होंने आगे पैसे लेकर एक्स्ट्रा कोई पिज़्ज़े बर्गर शवारमे लगवाए हैं, किसी बारबेक्यू लगवाया हुआ है, कोई सब्जी वाला लगवा देता है, कोई फल फरोश लगवा देता है। कारोबार मंदे जा रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि किराए की दुकानें के निकालने हैं, बिल निकालना है। अब लोग मुतबादल तो ढूंढेंगे, जब दुकान पे सेल कम होगी तो मुतबादल क्या होगा कि दुकान के आगे हम तजावुज़ात लग जाए, और उसके प्रॉपर पैसे दुकानदार भी ले रहे हैं, मुतलका ज़िले हुकूमत के जितने एहलकार हैं वो भी ले रहे हैं। ये तो मेन शाहराहों की बात है। आप किसी बाजार में दाखिल हो जाएं, जिस तरह गड़ी शो बाजार है, फुटपाथ का मकसद क्या है? जो हुकूमत पैदल चलना, लेकिन इस मुल्क के अंदर फुटपाथ क्लियर नहीं है।
उसमें सबसे पहले पॉलिश वाले बैठे होंगे जो बूट पॉलिश करते हैं, नंबर 1। मैं किसी को फोकस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको हम बता रहे हैं कि जो वहाँ चीजें हो रही, एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, एक रिपोर्टर की आंख क्या देखती है। जी जी। अब वहाँ पे आपको मुर्गी फरोश जो मुर्गियां ज़िबा करते हैं वो बैठे हैं, ठीक है, फल फरोख्त करते हैं, सब्जियों वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आजकल लाहौर में सब्जी बड़ी फरोख्त होती है शाम के औकात में, वो बैठ जाते हैं। हर वो चीज़ जो इंसान ने खानी है वो बासानी फुटपाथ पे लगाएं, उसको फरोख्त करें और अपनी रकम अपने घर ले जाएं, सारा लाहौर चाहे तंगी काटे। क्या बात है। और इसी की वजह से आपकी जो सड़कों की ट्रैफिक है वो मुतासर हो रही है, उसकी वजह से तो ट्रैफिक जैम होती है। हाँ। जिसने फुटपाथ पे चलना, छोटा बच्चा अगर गलती से घर से निकला है ना, उसने कोई चीज़ खरीदनी है तो वो फुटपाथ पे नहीं चल सकता। वो बेचारा सड़क पे आएगा, उसको कोई ना कोई बाइक हिट करेगी, मोटरसाइकिल हिट करेगी, हादसात की बड़ी वजूहत जो उनसे बढ़ने की, वो फुटपाथ का क्लियर ना होना है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 इंतज़ामिया की गफलत ये है कि अब देखें भगवानपुर है, कोशिश की वज़ीर आला के कहने पे, हमने बार बार उसको फोकस किया और ख़ास तौर पे शाम 5 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक पीक पर तजावज़ात होती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर खाते हैं, खाने लाहौर से बाहर से लोग आते हैं, होटलिंग करते हैं, लाहौर के मुकामी लोग खाते हैं। जीटी रोड को उन्होंने क्लियर करवाया, लेकिन उस रोड पे 2000 से ज़ायद रेडियाँ लगती हैं, उसमें आपका फ्रूट फरोख्त हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें हैं खाने पीने की। फ़ी रेडी 500 रुपया लिया जाता है। अच्छा। जो मुबैना तौर पे, इसको मुबैना मैं इसलिए कहूँगा कि उनको इतराज़ ना रहे। अच्छा। कि जो उसकी स्पीड मनी इकट्ठी होती है ना रोज़ाना की बुनियाद पे, वो जीटी रोड गड़ी शो से लेके टूवर्ड बाटापुर तक पैसे इकट्ठे करते करते ना अमला थक जाता है। उसमें कौन शामिल है? उसमें मुतलका ज़िले इंतज़ामिया टाउन का अमला शामिल है। अच्छा। दोनों साइडों से जो आप पैसे लेके, क्योंकि उसके बगैर तो आप खड़े नहीं हो सकते। मतलब ये इंतज़ामिया के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसका कह लें कि 22 हैं। जी बिल्कुल, यही लोग हैं। आप शालामार बाग का हुस्न देखें, इन्होंने ख़राब कर दिया पकड़ के। कोई स्याह गुजरता है, कोई गैर मुल्की आता है, आप उसको शाम को लेके गुजर नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइडों पर गेट के तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की सड़क है। हाँ। दोनों साइडों पे, और दोनों पे तजावुज़ात है। अगर वो तजावुज़ात हटाई जाती हैं तो वो जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आने से पहले इतला आ जाती है कि जनाब हम आ रहे हैं, आप हटा दें। असल में रेडी माफिया, लोगों ने रिज़्क तो कमाना है ना, तो इतला कौन देता है? इंतज़ामिया के अंदर वो खुद ही अपने उनके बंदे जो उनसे जो पैसे ले रहे होते हैं। इसमें टाउन का अमला शामिल होता है, इसमें जो LDA का अमला शामिल, जो LDA के अंडर आती है सड़कें, वो LDA वाले अमला शामिल होता है। जो ज़िला हुकूमत के अंडर आती है, मरकज़ से जाती हैं टीमें, उनको भी इतला होती है। और करोड़ों रुपया मंथली, माजरत के साथ मुबैना तौर पे करोड़ों रुपया महीने का इकट्ठा होता है, जो मोहतरम सरकारी अफसरान की अखराजात को पूरा करता है, गाड़ियों के तेल को पूरा करता है, उनकी आसाइशों को पूरा करता है। उन्हें भेजा जाता है जी, आप इंक्रोचमेंट जो है खत्म कराएं, बल्कि आप उनसे पैसे लेके आ जाते हैं। अच्छा, कोई खतून लाहौर में ऐसी लगी हुई है, AC आके शालामार डिवीजन में लगी हुई है, 10 डिवीजन में, वो ऑपरेशन तो करती हैं, लेकिन बुखलाहट का शिकार है। वो क्यों? वो करती क्या है, अगर वो रात को फर्जी तौर पे निकल ही आई है, प्रेशर आया मीडिया का, चीज़ें चल रही हैं टीवी पे, वो आई, उन्होंने देखा है कि एक दीवार के साथ एक बंदा खाने का स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, साथ एक निजी बैंक की बिल्डिंग है, यहाँ कोई स्टोर है। उस खातून ने क्या करना है कि उस बैंक को सील कर देना है। अच्छा। बैंक को सील कर देना। बैंक को शाम के वक्त, रात के वक्त सील करना बनता नहीं है। हाँ। मैंने तो वैसे भी 5 बजे बंद हो जाता है। जी, बंद हो जाए, लेकिन वो सजा के तौर पे बैंक को सील कर दिया। लाहौर का वाकया है। अच्छा। ताजपुरे का इलाका। कल रात को उन्होंने, मोहतरमा ने, वो बैंक को सील कर दिया। हालांकि जो उसके साथ स्टॉल लगा हुआ है, उनको सील करना चाहिए था। तो ये डाल दिया कि जो इसका लैंडलॉर्ड है जमीन का, वो उसने इन दोनों को रेंट पे दिया हुआ। वहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात वाले या जो खाने पीने वाले थे वो वहीं पे थे। आज वो निजी बैंक नहीं खुलेगा, सबसे पहले वो 30 से 40 हज़ार फाइन अदा करेंगे। इसी एरिया के ताजपुरा बट चौक के अंदर दूसरी बार ये वाकया हो चुका है। अच्छा। बदकिस्मती ये है कि जो बच्चियां नई ट्रेनिंग लेके आ रही हैं AC, उनको कम से कम चाहिए कि जो मुतलका लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नंबर 1, अपने अमले के जब कार्रवाई करती तो मोबाइल फोन लेके गाड़ी में रख लें, जाने से पहले बताए ना। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट लॉकडाउन जब भी लगता है, लॉकडाउन जब भी लगा है कोरोना के बाद, पुलिस की मौजी हो जाती है लाहौर। पुलिस की मौजी कैसे? देखें जी, रात 8 बजे का टाइम है, 10 बजे के बाद आप डाइनिंग नहीं दे सकते। लाहौर के जितने SHOs हैं, लाहौर के जितने थाने, तमाम एरियाज में रात को डाइनिंग होती है,
लाइटें बुझा के होती है। अच्छा। कोई बिल्डिंग के अंदर करता है, कुछ छतों पे करता है। अच्छा, कैंडल लाइट डिनर्स हो जी, रहे हैं। वो हो गया ना कैंडल लाइट। और उसका लक्ष्मी बकायदा चौक भी है इसके अंदर मौजूद। जी बिल्कुल शामिल है इसमें। आपका फिरोजपुर रोड पे जो होटल है वो भी इसी तरह करते हैं। तमाम एसएचओस उनका अमला, एक तो फ्री खाना, हुकूमत ने ये काम करके हुकूमत फ्री ने खाने खाए जाते हैं, फ्री खाना और वो खा टाइमिंग रहे कह देते हैं कि आप कर लें। अगर हम उसको दिखा दें टीवी पे, उसके बाद पुलिस आती है। पिछले दिन हुआ इस तरह, 2-3 थानों ने ऑपरेशन किया, हमने वो खबर चलाई, सही। बाद में वो आए, उन्होंने सारा उठवा दिया। अगले दिन उन्होंने कहा जी जब तक ये मीडिया जागता रहता तब तक आप बाहर आपने नहीं करना। वाह, अच्छा, हम तो कोशिश करते हैं ना, हाँ। हमें दिखाना लोगों को जी मीडिया ये कर रहा है। काम तो इंतजामिया ने करना है, आपका पूरा सिस्टम जो उनसा है ना। क्योंकि इंतजामिया ने तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा है, हमने तो कोई DIG चीजें ऑपरेशन दिखानी ने है। पिछले दिनों हम तो शोकेस आप ही के फैसलों के हवाले से बता रहे हैं जी ना। बिल्कुल ऐसे ही डीआईजी ऑपरेशन ने भी जी इन्होंने दौरे किए थे। शोकस नोटिस किए एसएचओस को। हमने 3 थानों की दूध दी कि रात 10 बजे के बाद डाइनिंग हो रही है। लालपुर का हमने दिया, मुगलपुरा दिया, गाजियाबाद जी वो सारा हमने दिया। अच्छा, उसके बाद भगदड़ मच की, जैसे ही फुटेज चली एसएचओ भी सड़कों पे आ गए, डीएसपी भी आ गए, उन्होंने फौरी तौर पे जो सरकारी बाजार भी सारी रात खुला रहता है 12-1 बजे अच्छा तक। ग्रीन टाउन टाउनशिप खुला रहता है। उसके बाद आपका पूरा इलामा इकबाल रोड बंद ही नहीं होता, वो भी खुला रहता है। टेम्पल रोड बंद नहीं होता। अच्छा। जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं 10 बजे के बाद डाइनिंग। अच्छा, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ लाहौरिया खाबे रात को खाते हैं, क्योंकि सुबह सारा दिन तो सोए रहते हैं, रात को उन्होंने जागना होता जो है। बच्चे ये हमारे लाइफस्टाइल है हमारा। बिल्कुल कॉलेज स्कूल जाने वाले वो सुबह जाते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो हमने सेफ सिटी कैमरे लगाए हुए हैं वो खराब है। खुदारा वो चला दें। खराब है वो, आधे सेफ से सिटी ज्यादा तो कैमरे खराब है। खराब है। हाँ। वारदात हो जाती है, उसके बाद पता चलता है जी वहाँ का तो कैमरा ही नहीं था चल रहा। तो मुझे लगता है कि इनके सारे ये दौरे, जो फेक दौरे हैं, ये खत्म हो सकते हैं अगर ये सेफ सिटी कैमरास को जो है ना वो एक्टिव कर दिया जाए। इवन दो के पेट्रोल की बचत भी हो जाएगी अगर सिर्फ सेफ सिटी कैमरास ही हर जगह एक्टिव है। तो इसमें आपकी करप्शन से बच सकते हैं, पैसे से बच सकते हैं जो लिए जाती है पैसे। आपके फ्यूल में सरकारी जो फ्यूल्स है वो भी बचत होगी। और सबसे बड़ी बात है अफसरान को पता होगा कि मॉनिटरिंग हो रही है। अब देखिए कि धर्मपुरा का एक पुल है, आपने टू वर्ड जाना है ना, धर्मपुरे से गुजरना है, आप गुजर नहीं सकते शाम के औकात में। दिन के औकात में मेरेडियां लगी हुई हैं। कल ट्रैफिक ब्लॉक थी, परसों ब्लॉक थी, आज सुबह इतनी ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक जब मैंने 15 पे कॉल की, अच्छा। उन्हें कॉल ट्रांसफर की ट्रैफिक वालों को, ठीक है। वो मोहतरम मुझे कहते हैं कि जनाब आप अपना रास्ता ही बदल लें यार। और उन्होंने ये कहा जी कि ये ना हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि सिविल बंदा ट्रैफिक क्लियर करवा रहा है, हाँ। तो बराए करम आप ना ट्रैफिक वार्डन को भेजें। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हम आपका मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप रास्ता तब्दील कर लें। आप रास्ता तब्दील कर लें। देखिए जब मुल्क के अंदर अदारे हमें ऐसे कहेंगे उसके बाद हम कहीं जाएंगे। कोशिश लेकिन मोहम्मद अली साहब, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए ये। और दूसरा ये कि बड़ा ये अफसोसनाक कह ले के अमर भी है कि ये सारे इल्जामात जो है कनेक्ट करें डीसी लाहौर के साथ, बिकॉज वो है ना लाहौर के हैं, क्योंकि सारी अथॉरिटी उनके पास है, पावर्स उनके पास है, तो वो चेंज करने को कर सकते हैं। और हुकूमत के भी हॉट फेवरेट है, बेशक वो एक्टिव हैं, वो काम बड़े अच्छा कर रहे हैं, सारी पावर्स उनके पास है, हम उन्हें फील्ड में भी मुतहरक जब तक आप किसी चीज का मुतबादिल तैयार नहीं ना करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वहां से विजिट करके या फिर क्रैकडाउन करके वापस से वो चीजें वैसे की वैसे हो जाती हैं, स्टॉल्स भी लग जाते हैं, गैर कानूनी तजावुजात भी वैसी बहाल हो जाती हैं। तो क्या फायदा फिर ऐसे विजिट का? वही आपने जो बात पहले की कि हमें सेफ सिटी कैमरों से इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उससे ये हो जाएगा आपको एरिया वाइज तजर्बा करके देख लें, उसकी क्लिप जोन से ना वो अफसरान को जाने चाहिए कि आपका ये एरिया इस टाइम ब्लॉक है। हम कहते हैं अच्छा, कि ये एरिया ब्लॉक है, सेफ सिटी क्यों नहीं कहता? दूसरा एक और मामला था कि पिछले दिनों ये हॉल रोड पे कोई एक दुकान सील की डीसी साहब ने, और 15 मिनट के बाद वो दोबारा से बहाल होगी। और ये हमारा जो तमाशा प्रोग्राम है जो रात को चलता है, तो उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, डीसी साहब से भी जवाब तलब किया गया, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब इसलिए नहीं है कि सारे ताजर जो उनसे उनके सियासतदानों के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छा, कोई कारोबार अपना बंद नहीं करवा सकता। अब इनका ये मुतालबा है ताजरों का कि टाइम बढ़ाया जाए, हमें ये जो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन ये ख़त्म करें ताकि कारोबार चले, बिजनेस चलेगा। तो वो तो सीएम साहिबा के पास तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं ना, उनकी तो रसाई डायरेक्ट हो फेस टू फेस, तो उनको ये चीज बतानी नहीं चाहिए, उनके सामने हाईलाइट नहीं करनी चाहिए ये चीज। अच्छा, उसमें कुछ पॉलिटिकल जो लोग शामिल हो जाते हैं ना, ताजर, आप हाल रोड के ताजरों को क्या समझती हैं? अच्छा, लाहौर में जितनी स्मगलिंग हो रही है मोबाइल फ़ोन की, एलईडीज़ की, आपके लैपटॉप्स की, वो सारी तो वो करवाते हैं।
मैं तो अकबरी मंडी के ताजरों को भी बहुत अच्छा, कुछ वो समझती इसलिए हूँ, मैं- कच्ची पर्चियों पे कारोबार कर रहे हाँ हैं जी। कितने सालों से, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं पकड़ने वाला नहीं। और टैक्स सबसे नेट में वो नहीं आते नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि अगर वो टैक्स नेट पे आएंगे वो कमाएंगे क्या और हुकूमत को क्या देंगे, बचेगा कुछ नहीं। उसकी वजह से आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इसको बचाने के लिए आपको सबसे अहम चीज़ ये है कि लोगों को टैक्स के दायरे में लाने। इन्होंने कहा जी हम फी दुकान टैक्स लगाएंगे, उसमें भी इनके मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं ताजरों के साथ, उसमें चैम्बर भी शामिल हुआ है। अच्छा। ताजरों के जो मसाइल हैं, सबसे पहला मसला ये है बिजली के बिल, ओवर टैक्सेस, और उसी की बिना पर वो क्या करते हैं जी हमारा बिजनेस नहीं चलता। अब देखें नारकली पिछले दिनों उन्होंने क्लियर करवाया, न्यू नारकली, वो दोबारा फिर तजावजात लगी। म्यू हॉस्पिटल का एक ही रास्ता है उस साइड से, मरीज आते हैं फंस जाते हैं, वो बेचारे गुजर ही नहीं सकते। हमने मुतद्दिद बार कहा कि जो एरिया है नीला गुंबद का उसको क्लियर करवाएं। दातागंज बख्श टाउन, अजीज भट्टी टाउन, शालामार टाउन, गुलबर्ग टाउन, ये तमाम टाउन जो से वही तो समझ नहीं आ रही मोहम्मद अली साहब कि हम किस किस पे बात करें, किस किस मसले को हाईलाइट करें। अब जैसे ताजरों की बात हो रही थी कि टैक्स नेट में ही ताजर नहीं है। अभी जो पिछले दिनों जो मामला हुआ टैक्स नेट के अंदर जो सारी चीज़ें हुई हैं, टैक्स कलेक्ट किया गया, सिर्फ 7 अरब रुपए सिर्फ ताजरों ने दिए, सिर्फ ये 3 महीने, गुज़श्ता 3 महीने का अगर टैक्स का कलेक्शन देखी जाए। और जो नौकरी वाले लोग हैं उन्होंने 85 अरब रुपए का टैक्स दिया है। उसकी वजह हमने ताजरों से ज्यादा टैक्स दिया है कि हम नौकरी करने वाले। तो इसमें फॉल्ट किसका है? इसमें फॉल्ट किसका है? किसका फॉल्ट? एफबीआर का। वो मिली हुई है उनके मिली साथ। हुई है। आप एक सिंपल वकील करें, तो मतलब ये करोड़ों वही रुपए अगर कनेक्टिविटी में है टैक्स देना है कि ये तो वही वकील- कनेक्टिविटी है कि हम कर रहे हैं कि ये सियासतदान को बैक करते हैं, मतलब जी, उनके बिल्कुल साथ ऐसे- ये इन्फ्लुएंशियल मामला चल रहे होते ये हैं। ऐसे मामलात हैं ना, तो इसमें स्पीड बनी रुक सकती है एफबीआर में। अगर ये लोग ऐसे करें, कस्टम को एक्टिव करें। पिछले दिनों बदकिस्मती ये है कि पिछले 6 महीने से इन्होंने टीमों को रोक दिया था। लाहौर में किसी जगह छापा नहीं था मारे, क्यों इसलिए नहीं मारे थे कि जी मजिस्ट्रेट की इजाज़त लें उसके बाद सर्च। लाहौर की किसी मार्केट में कस्टम की टीम नहीं जा सकती, इंटेलिजेंस वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते। ताजर आगे से उनको रोकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो उनको धमकियां लगाते हैं बाद में। उसकी वजह से मार्केट कोलैप्स कर चुकी है। स्मगल शुदा अशिया जो उनसी वो बाहर से आ रही हैं बजरिया, वो कोयटा, मुल्तान रास्ते, पेशावर, हर वो चीज़। देखिए आप इन चीज़ों में आप हार रोड पैदल नहीं गुजर सकते, बिल्कुल नहीं गुजर दिन सकते के औकात में वहाँ पे। एलईडीज रात के औकात में आती हैं, उनके पैनल्स आते हैं। ये करोड़ों रुपए की करप्शन है रोजाना की बुनियाद पे। और वो ताजर, उनका टैक्स देख लें आप, हाल रोड के सिर्फ ताजर ले लें, उनके फिगर्स निकलवा लें दुकानदारों के। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ये आपने जैसे कहा कि वहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते, इवन तो कि पैदल क्या आप वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या मैं या एक आम आदमी, मैं या आप वहाँ पे कोई पार्किंग साइट ले सकते हैं? वहाँ पे जबरदस्ती वहाँ पे कोई नहीं, पार्किंग जिसमें कर सबसे सकता बड़ी है? बात यह है कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आपको जो स्लिप दी जाती है ना लाहौर में, जो गैर कानूनी स्टैंड है पार्किंग के, कितने अच्छा, 400 के करीब जी, गैर कानूनी पार्किंग उसमें साइट्स हैं 30 रुपए यहाँ पे। लिखे हैं गाड़ी के, वो 100 रुपए उन्होंने लेने 100 रुपए हैं, बिल्कुल घंटों के हिसाब से। वो भी गुलबर्ग एरिया में जितने प्लाजों की पार्किंग है वो भी घंटों के हिसाब से पार्किंग के पैसे ले रहे हैं। 100 रुपए से शुरू होते हैं 200-250 रुपए तक। बिल्कुल। अच्छा लाहौर में आप ये पोश इलाकों को छोड़ें, आप जितने साइडों के इलाके हाजी कैंप के बाहर देख लें, वो जितने पार्किंग तो स्टैंड है, ये 30 रुपए मोटरसाइकिल के लेते हैं। ये करोड़ों रुपए कमाते होंगे कहाँ पार्किंग जाते से। हैं? बिल्कुल करोड़ों क्या चले, नहीं करोड़ों कमाते, लाखों रुपए तो कमाते ही होंगे ना सिर्फ जी, ये पार्किंग। ये किसकी जेब में जाते हैं? अफसरान की जेब में अफसरान की जेब में जाते हैं। ऊपर तक अमला शामिल है सर, अफसरान शामिल और है, माफियाज की जेब में भी माफिया तो भी जाते जेब हैं में। फिर। एक बंदा मिलके काम कर रहे मिलके होते हैं काम हो दोनों। रहा है। ये काम उस सूरत में रुक सकता है जब तक आप लोगों की गाइडेंस नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आपको इजाफी पैसे नहीं देने चाहिए। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन अगर करना है तो सेफ सिटी कैमरों के जरिए किया जाए, अफसरान को बिठा लिया जाए मॉनिटरिंग के लिए, उनको सिर्फ एक दिन गाड़ियों में ना फिरने दिया जाए, बड़ी स्क्रीन लगे डीसी ऑफिस के अंदर, 20-25 कैमरे ऑन करके उनको दिखाया जाए कि आपके ये इलाके हैं, हाँ, इनको आज क्लियर करवाएं। अच्छा उसमें ये हो जाएगा। कैसे क्लियर कराएंगे? हाजी कैंप आपने लंडा बाजार का जिक्र जी। किया, इधर भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया पिछले दिनों जिला इंतजामिया की तरफ से, आपको भी याद होता है, होगा। फर्जी होता है। ये गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ। उसके बाद अभी देख ले 50-60 फुट की वो सड़क है ना, सिर्फ 10 फुट की सड़क से गाड़ियां गुजरती हैं, बाकी सारे गैर कानूनी तजावुजात है, रेडियां लगी हुई हैं। उसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस और जिले हुकूमत का अमला करप्शन में मेन है। ये तजावुजात में रावी रोड देख लें, लारी अड्डा, बदामी बाग देख लें, जितने उस बंद रोड पे जितने अड्डे हैं
उसके बाहर जितनी तजावज़ात है वो सारे ये जिम्मेदार हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते, डरते हैं उनसे। उनको पता है असल में एक सिस्टम बना हुआ है कि वो स्पीड मनी की माद में पैसे ले लेते हैं, खामोश बैठ जाते हैं। साइडों के इलाकों का ये हाल है कि आप अब रायवन रोड पे नहीं जा सकते, तजावज़ात हैं हर बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने जाना है बाटापुर साइड पे आप वहाँ पे भी तजावज़ात है। नहर की आप देख लें, लाहौर की पूरी नहर ठोकर न्याज बेग से ले लें और बाटापुर तक तजावज़ात है। वहाँ पे रेडी माफिया छाया, रात को गोलगप्पे आ जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाने पीने वाले लोग आ जाते हैं, हर बंदा अपना हिस्सा लेके साइड पे हो जाता है। इस लाहौर का हुस्न जो है ना, इन लोगों ने बर्बाद किया है। वज़ीर आला बहुत काम कर रही हैं, माजी के अंदर भी बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बेहतर, ईमानदार अफसर लगाने पड़ेंगे जिनकी कमी है, और अफसरान के असासों का सबसे अहम चीज़, लेकिन जिस तरह किसी हम अफसरान बात के कर रहे असासों हैं, को डिक्लेयर नहीं किया जाता। एक बंदा जब भर्ती होता है डीएमजी ग्रुप में या ज़िले हुकूमत के अंदर, उसके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस देखते तरह हम कह रहे हैं कि ये करोड़ों रुपए की मालियत का वो मालिक एग्रीवेट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही हैं मसाइल, और खासतौर पर गैर कानूनी तजावुजात के, तो वो दिन मुझे दूर नहीं लग रहा जब ये वज़ीर आला के भी जब रूट्स होंगे या जब वो विजिट के लिए निकलेंगी तो उन रूट्स पर भी गैर कानूनी तजावुजात होंगे। इवन दो कि मुझे लगता है रिंग रोड पर भी चले जाएंगे, सर्विसेज लेन तो वैसे ही बंद हो गई हुई है गैर कानूनी तजावुजात, रिंग रोड पे भी ये गैर कानूनी तजावुजात। अगर वज़ीर आला पंजाब पोश इलाकों से हट के फिरना शुरू कर देना, तो तब उन्हें पता चलेगा गैर कानूनी मोहतरमा से तजावुजात डरते हैं कितनी ये, है। और वो काम करना चाहती है उनकी टीम भी। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आप ये जितने भी इंक्रोचमेंट यहाँ पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनके पास कितना अमला है, उनके पास मशीनरी कितनी है, कितनी नहीं है, और ये अच्छे तरीके से इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर हम टॉपिक रखें और आप इसके dig out करके लेकर आए तमाम जो जितनी भी फाइंडिंग्स हैं। उसमें तमाम चीजें उस वक्त तक हल नहीं होंगी जब तक उसकी मॉनिटरिंग बेहतर नहीं होगी। मॉनिटरिंग करने वाले कौन है? जो खुद करप्शन करवा रहे हैं। अब लाहौर में आजकल मछली का सीजन है, पूरे लाहौर में स्टॉल लगे हुए हैं, और फी मछली वाला जो एवरेज दे रहा है ना, वो 15 से 20 हज़ार हफ्ते की दे रहा है। अच्छा। जो मेन सड़कों पे स्टॉल लगते हैं। और पिछले दिनों एक झगड़ा भी हुआ, उसमें सहाफ़ी जख्मी हुए, उन पर गर्म तेल डाल दिया गया, मुकदमात दर्ज हुए। तजावज़ात के मामले के अंदर देखिए ये इस तरह के काम हो रहे हैं, पीछे क्या रह जाता है? बदकिस्मती है, मैं तो यही कहूँगा। और अगले चंद सालों में तो ये भी आप पैदल भी नहीं गुजर सकेंगी, जो गुजर जाती है ना मोटरसाइकिल। मैंने देखा कि एक तो सबसे पहले गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के इनको फिगर्स निकालने चाहिए। कितनी रोज सड़कों को फिर रही हैं, किस एरिया में कितना ज़्यादा ट्रैफिक का बहाव है, उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पैदल चलने वाला बेचारा गिरता, टांग टूट जाती। म्यू हॉस्पिटल करीब है, सर्वे करवा लें। ज़्यादातर मोटरसाइकिल से गिरने वालों को चोटें लगती हैं। रक्षा हिट कर गया, मोटरसाइकिल हिट कर गई, और गाड़ी हिट कर गई, और रात के वक्त डंपर सबसे बड़ी मौत फैला रहे हैं लाहौर के अंदर, और उनकी स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही है। अगर रात को उनकी मॉनिटरिंग की जाए तो एक तो बच्चे बचेंगे लोगों के, जवान बच्चे लोगों के इन्होंने कुचल दिए हैं, और उसके पीछे ना कोई नंबर है जी, ना उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और ना ही ड्राइवर के पास लाइसेंस है। वो नुकसान दे रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के वो पता चलता है जी फलां कंपनी का है। रात 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक जो दाखिल होती है ना, अगर उसको बेहतर कर लिया जाए, उसकी स्पीड आजकल तो उसको ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। उसमें कुछ होती भी है, ये नहीं। आपके जो सरकारी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, आपके कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ चीजें नहीं रुक सकती, मजबूरी है। वो कुछ एरियाज के अंदर आ जाते हैं, कुछ में नहीं आते। उसमें जो आते हैं वो ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से आते हैं। अच्छा। आजकल पुलिस की मौजें लगी हैं। कोरोना के अंदर पुलिस ने बहुत पैसा कमाया माजरत के साथ। अच्छा, आईजी साहब बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। आप जब भी ये कोरोना मतलब ऐसे नहीं कह रहे हैं कि सबने ही कमाया होगा, अच्छे अफसरान भी हैं उसी डिपार्टमेंट में, लेकिन आप काली बेड़े मौजूद होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मौज लगी जी उनकी। एक तो खाने फ्री, मोहर से लेके एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सब शामिल। रात को गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां लग जाती है, उसमें बारबेक्यू आ रहे हैं, उसमें सब्जियां आ रही हैं, फिश आ रही है। बेहतरीन मामला चल रहे हैं। रोकना किसने है? हमारी इंतजामिया ने, हमारी जो फोर्समेंट की टीम्स हैं जो इन्फोर्स कर रही होती हैं चीज़ें, उस हवाले से ये जो इंक्रोचमेंट है ये बढ़ती जा रही है। और ख़ासतौर पर लास्टली मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ लाहौर जो है ना, ये पोश इलाके जो इसमें शामिल नहीं है, इसमें बेदियाँ का इलाका भी आ जाता है, इसमें बाटापुर का इलाका भी आ जाता है, इसमें भट्टा चौक आ जाता है, इसमें ये जितने भी पेरिफेरी के इलाका जाता है ना, वो भी लाहौर ही है। उसके ऊपर भी नज़र डालने की कोशिश करें, वहाँ पर भी जो मामला
मामलात हैं, मसाइल रावी हैं, रोड है, शादरे का उनको हल इलाका है। करने की कोशिश करें। सिर्फ लाहौर के दरमियान में नहीं रहना चाहिए, हमें बाकी मामलात को भी देखना चाहिए। तो ये थे जनाब कि किस तरह ये जो इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी तजावुज़ात है, ये बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से मसाइल किस तरह के अवाम को फेस करने पड़े हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।